स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। हम शुरुआत करते हैं मुंबई से जुड़ी एक अच्छी खबर के साथ। मुंबई के वर्ली इलाके में बीडीडी चौल पुनर्विकास योजना को लेकर तेजी से काम चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार की देखरेख में 83 फ्लैट्स पर काम जारी है, जिसमें से 556 फ्लैट्स अगले 2 हफ्तों में तैयार हो जाएंगे। 419 फ्लैट्स सितंबर 2025 तक और बाकी 642 फ्लैट्स अगस्त 2027 तक पूरे होंगे। वर्ली वासियों का सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की, जो राज्य स्तर से जुड़ी है। महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अब सभी कानूनी, वाणिज्यिक, डिजिटल और प्रशासनिक गतिविधियों में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST को अनिवार्य किए जाने की तैयारी चल रही है। यह फैसला समय की तोंगिचिता लाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जल्द ही देश में ऐसी सोच का निर्माण होगा कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग खुद शर्मिंदा महसूस करेंगे। यह बयान देश की भाषाई पहचान को लेकर चल रही बहस में नया मोड़ ला सकता है। बात करें भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर की, तो रक्षा सचिव ने कहा है कि भारत ग्लोबल ड्रोन सुपर पावर बनने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। यह देश की रक्षा और नवाचार क्षेत्र के लिए एक बड़ा संकेत है। अब बात करते हैं भारत सरकार की PLI योजना की, जिसने $20 बिलियन की स्कीम से $70 बिलियन का निर्यात और $200 बिलियन का अतिरिक्त उत्पादन करवाया है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी कामयाबी है। इसी क्रम में एक और बड़ी खबर यह है कि भारत और यूक्रेन के बीच कृषि क्षेत्र को लेकर कार्य समूह की बैठक हुई, जिसमें भारतीय पक्ष ने यूक्रेन से कृषि उत्पादों के आयात में रुचि दिखाई और वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए यूक्रेन को आमंत्रित किया। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 देशों का दौरा संपन्न हो चुका है। उन्होंने सबसे पहले साइप्रस का दौरा किया, फिर कनाडा में G7 समिट में भाग लिया और अंत में क्रोएशिया की यात्रा की, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया यात्रा थी। अब वे भारत लौट चुके हैं। क्रोएशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर सहमति जताई है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री एंड्रेज प्लेनकोविच ने भारत को ग्लोबल साउथ का नेतृत्वकर्ता और प्रमुख हितैषी बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्रोएशिया भारत के लिए सेंट्रल और साउथ ईस्ट यूरोप का गेटवे बन सकता है। बात करते हैं भारत और कनाडा के संबंधों की। पीएम मोदी की G7 समिट के दौरान कनाडा के वित्तीय मामलों के प्रमुख मार्क कार्नी से मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद कनाडा की प्रमुख खुफिया एजेंसी CSIS ने खालिस्तानी उग्रवादियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया। यह पहली बार है जब कनाडा ने इस स्तर पर सख्त रुख अपनाया है। वहीं वाशिंगटन DC में भी भारत के दोनों पड़ोसी देशों की हलचल रही। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जबकि बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉ. खलीलुर रहमान ने अमेरिकी उप विदेश सचिव से भेंट की। दिलचस्प बात यह है कि असीम मुनीर ने ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश की है। ऐसा बयान व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने दिया। अब चलते हैं एयर इंडिया से जुड़ी खबर की ओर। एयर इंडिया ने अगले कुछ हफ्तों के लिए अपने इंटरनेशनल वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट सेवाओं में 15% की कटौती करने का निर्णय लिया है। यह फैसला अनियोजित व्यवधानों से निपटने के लिए रिजर्व एयरक्राफ्ट की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है, जो 20 जून से शुरू होकर जुलाई मध्य तक लागू रहेगा। अब रुक करते हैं पश्चिम एशिया की तरफ। ईरान की संसद में अमेरिकी झंडे को जलाते हुए सांसदों ने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए और अमेरिका पर परमाणु हमले की धमकी भी दी। यह घटना अमेरिका ईरान तनाव को एक नए उग्र स्तर तक ले जा सकती है। तो ये थी आज की बड़ी खबर, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।